कहानी की शुरुआत में हमारा प्रोटैगोनिस्ट इतिहास के सबसे अद्भुत फुटबॉल प्लेयर्स और उन जीनियस प्लेयर्स को दिए जाने वाले खास नंबर के बारे में सोच रहा है, लेकिन वो खुद उन जीनियस जैसा बिल्कुल भी नहीं है। न तो वो तेज है, न ही उसके पास कोई खास शारीरिक क्षमता है। उसकी स्किल्स एवरेज हैं, मेंटल पावर भी कमजोर है और वो किसी भी तरह से एक खास खिलाड़ी नहीं है। फिर भी उसे मैदान में रहना है, उन लोगों के लिए जो उसे सपोर्ट करते हैं और उस पर नजर रखते हैं ताकि वो खुद पर गर्व कर सके, क्योंकि आज भी शायद लोग उसे सॉकर जीनियस समझते हैं। एक सुबह एसी फ्लोरेंटिना के अंडर 17 प्रोफेशनल क्लब की टीम का प्रैक्टिस मैच हो रहा था। हमारा प्रोटैगोनिस्ट भी उनमें था। उसने हाल ही में एक बात महसूस की। झूठ बर्फ के गोले जैसा होता है और लुढ़कते लुढ़कते बड़ा होता जाता है। शुरुआत में शायद झूठ छोटा हो, लेकिन उसे छिपाने के लिए और बड़े झूठ बोलने पड़ते हैं और आखिरकार वो इतना बड़ा हो जाता है कि काबू से बाहर हो जाए। अगर उसने उस दिन जीवो के सामने दिखावा न किया होता तो ये सब नहीं होता। एक दिन पहले वो एक लड़की से फोन पर बात कर रहा था और साथ में वीडियो गेम भी खेल रहा था। उसने उसे बताया कि यहाँ उसे सॉकर जीनियस माना जाता है। लड़की प्रभावित हुई और बोली कि वो अच्छे से एडजस्ट हो रहा है। उसने और डींगे मारते हुए कहा कि उसने आज 3 गोल भी किए। लड़की ने कहा कि वो इन दिनों बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन वो अंदर से जानता था कि ये सच नहीं है। असल में उसका हाल बिल्कुल अच्छा नहीं था। हमारे प्रोटैगोनिस्ट का नाम जियान है। उसने इटली के मशहूर फुटबॉल क्लब जियोवेंटू में दाखिला लिया था, लेकिन वहां एडजस्ट न कर पाने की वजह से लगभग भागते हुए एसी फ्लोरेंटिना में ट्रांसफर हो गया। यहां भी वो अभी सब्स्टिट्यूट प्लेयर है, लेकिन कम से कम वहां जैसी मुश्किलें नहीं है। हालांकि फर्क इतना ही है कि यहाँ कोई उसे तंग नहीं करता, लेकिन उसके पास मुख्य टीम में जगह बनाने की प्रतिभा भी नहीं दिखती। फोन पर लड़की ने पूछा, सुन रहे हो? उसने जवाब दिया, हाँ सुन रहा हूँ। फोन पर जो शोर मचा रही थी वो जीवू थी, उसकी बचपन की 10 साल पुरानी दोस्त और कोरिया में उसका इकलौता दोस्त। वो हमेशा उसकी बड़ी बहन जैसा बर्ताव करती और उसकी देखभाल करती थी। वो परेशान करने वाली जरूर थी, लेकिन वो उसके लिए बहुत मायने रखती थी। इसी वजह से वो अब भी इटली आने के बाद उससे संपर्क में है। वो उससे झूठ बोलने पर बुरा महसूस करता था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि जीवू उसे दयनीय हालत में देखे। लेकिन फिर उसे झटका लगा जब जीवू ने बताया कि वो भी इटली आ रही है। उसने फिर पूछा, सच में तुम इटली आ रही हो? पता चला कि जीवू को एक कुलिनरी स्कूल में एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पर एडमिशन मिला है और वो इटली के फ्लोरेंस शहर आ रही है। वो जियान को सॉकर खेलते देखने के लिए भी उत्साहित थी। उसने कहा कि वो 2 हफ्ते बाद निकल रही है। ये सुनकर जियान इतना चौंका कि उसका फोन हाथ से गिर गया। अब उसके लिए हालात बिगड़ गए हैं, क्योंकि वो तो बस एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर है जो मैच में खेल भी नहीं पाता। उसे जल्दी से कोई तरीका ढूंढना होगा, वरना जीवू को सच पता चल जाएगा। उसी वक्त टीम कप्तान ने उसे मिनी गेम के लिए तैयार होने को कहा और बोला कि तुम्हारी पोजीशन सेकंड फॉरवर्ड है, लेकिन कोच ने कहा है कि तुम वैसे ही खेलो जैसे तुम चाहते हो। सेकंड फॉरवर्ड वो खिलाड़ी होता है जो मिडफील्ड और फ्रंट लाइन के बीच खेलते हुए अटैक में मदद करता और खुद भी गोल करता है। उनकी छुपी हुई भूमिका की वजह से उन्हें शैडो स्ट्राइकर भी कहा जाता है। उसे हैरानी नहीं हुई, ये तो हमेशा की तरह था। जैसे खेलना है खेलो, वो सोचता है। शायद उन्हें लगता है कि नॉन मैन स्क्वाड के सब्स्टिट्यूट को ज्यादा निर्देशों की जरूरत नहीं। खैर, उसे दी गई पोजीशन पर खेलना ही होगा। वो सोचता है कि अगर मैं मुश्किल से नॉन मैन स्क्वाड से बच भी जाऊं और मुझे 20 मैन स्क्वाड में बुला लिया जाए, तो भी उनमें से केवल 11 खिलाड़ी ही फील्ड पर उतरते हैं, जिसे असली स्टार्टिंग लाइनअप कहा जाता है। बाकी के 9 खिलाड़ी बेंच पर रहते हैं और आमतौर पर उनमें से सिर्फ 4 या 5 को ही सब्स्टिट्यूट के रूप में खेलने का मौका मिलता है। मतलब अगर उसे जीवू को दिखाना है कि वो मैच में खेल रहा है, तो उसे कम से कम 18 मैन रोस्टर में आना होगा। अब तक उसे स्टार्टिंग प्लेयर बनने की परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि वो उतना अच्छा नहीं है। लेकिन अब बात अलग थी। यहाँ आने के बाद उसे मेहनत करने का कोई ठोस कारण नहीं मिला था, लेकिन अब वो जीवू के सामने खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहता। अगर उसे कोच को इम्प्रेस करके अगले 2 हफ्तों में मैच में उतरना है, तो पहले उसे नॉन मैन स्क्वाड से निकलना होगा। फिलहाल उसने ठान लिया कि मिनी गेम में कुछ तो कोशिश करनी होगी। कौन जाने, मेहनत करे तो अपनी क्षमता से बेहतर प्रदर्शन कर जाए। उसकी पोजीशन सेकंड फॉरवर्ड है, यानी शैडो फॉरवर्ड। अगर इंप्रेशन जमाना है तो पहले अटैकिंग पॉइंट्स बनाने होंगे। सीटी बजी और प्रैक्टिस मैच शुरू हुआ। खेल आखिरकार शुरू हो गया था। सबसे पहले जरूरी था कि वह जरूरत से ज्यादा सख्त फिजिकल टक्कर से बचे, क्योंकि यह बस एक मिनी गेम था और मैदान की जगह सीमित थी। खेल की टेम्पो अपने आप तेज हो जाती है। इसका मतलब बॉल के बिना भी उसे हमेशा आगे की चाल सोचनी पड़ेगी। उसके साथी खिलाड़ी ने उसे बॉल पास की
और अब उसके सामने सिर्फ एक डिफेंडर बचा है। उसने तय किया कि पहले बॉल को लेफ्ट मोड़ने का नाटक करेगा, फिर राइट जाने का झांसा देगा, जिसे बॉडी फेंट कहते हैं। फेंट एक तकनीक है जिसमें शरीर का संतुलन बदलकर विरोधी को धोखा दिया जाता है। उसका फेंट सफल रहा और वह आसानी से डिफेंडर को पार कर गया। उसे तुरंत सामने से डिफेंस वापसी करता दिखा, लेकिन इतने डिफेंडरों के बावजूद उसने पास देने के लिए एक खाली जगह देखी। उसने पास दिया सेंटर फॉरवर्ड को। सेंटर फॉरवर्ड वह विशेष अटैकर होता है जो फ्रंट लाइन में गोल करने का लक्ष्य रखता है। उस पल डिफेंडर की नजर अपने आप बॉल की ओर चली गई और उसी दौरान वह पहले से अगली चाल सोच चुका था। उसका साथी बोला, ले लो, और वह अचानक सभी की नजरों से ओझल हो गया। तेजी से भागते हुए उसने बॉल ले ली। दूसरा डिफेंडर चिढ़ गया क्योंकि उसकी नजर सेंटर फॉरवर्ड पर थी और वह ऑफसाइड ट्रैप लगाना भूल गया। ऑफसाइड ट्रैप एक रणनीति है जिसमें अटैकिंग खिलाड़ी को रुकने के लिए जानबूझकर ऑफसाइड स्थिति बनाई जाती है। डिफेंस की ब्लाइंड स्पॉट का इस्तेमाल करके शैडो स्ट्राइकर का काम होता है विरोधी की फॉर्मेशन में घुसपैठ करना, और उसने बिल्कुल वही किया। उसने बॉल पर वार किया और कमाल हो गया, गोल हो गया, और विरोधी टीम को यकीन नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ है। कोच ने बस हल्की सी मुस्कान दी, जबकि उसके साथी गोल का जश्न मना रहे थे। जियान अपनी पोजीशन पर लौट गया। उसने सोचा, ये तो बस किस्मत का शॉट था। फिर भी गोल करने के बाद उसे थोड़ी हिम्मत मिल गई। शायद जरा और कोशिश करनी चाहिए, लेकिन तभी रेफरी ने सीटी बजा दी। दूसरा क्वार्टर खत्म हो गया। ऑफिशियल मैच 2 हाफ में बटे होते हैं, लेकिन मिनी गेम 4 क्वार्टर में बटा होता है। स्कोर था 6-4 और वह पहले ही 2 गोल कर चुका था। टीम आगे थी। उसने सोचा तीसरे और चौथे क्वार्टर में भी यही जारी रखेगा, लेकिन तभी कोच लूका ने उसका नाम पुकारा। उन्होंने जियान से कहा, अपनी जैकेट उतार दो, तुम्हारी जगह बदली जा रही है। जियान ने कोच की बात मानी, लेकिन थोड़ा निराश हुआ क्योंकि टीम अच्छा खेल रही थी और वह अच्छा तालमेल बनाकर गोल भी कर चुका था। अब वह सोच रहा था, क्या मैं दूसरी टीम में भी अच्छा खेल पाऊंगा। वह मैदान में लौटने ही वाला था कि कोच ने पूछा, कहाँ जा रहे हो। उसने कहा, विरोधी टीम में जा रहा हूं। कोच ने कहा, नहीं, सीधे बाहर आओ। उसे यकीन नहीं हुआ, उसे खेल से ही बाहर कर दिया गया था। अगर कोच का आदेश है तो वह कुछ नहीं कर सकता। आज का दिन वाकई अजीब था। कुछ भी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रहा था। जब कोच लूका ने उसे गुस्से वाले चेहरे के साथ बुलाया, उसने सोचा था कि उसका खेल खत्म हो गया, लेकिन अचानक वह स्टार्टिंग लाइनअप में आ गया। अब वह इतना घबराया हुआ था कि उसे लग रहा था उसका दिल बाहर आ जाएगा। तभी हेड कोच टोनी ने उसे बुलाया और कहा, घबराओ मत, रिलैक्स रहो। कोच टोनी ने अचानक बुलाने के लिए माफी मांगी। उन्होंने पूछा, क्या तुम बिना जैकेट के सेकंड फॉरवर्ड खेल सकते हो। जियान ने कहा, हाँ, लेकिन यकीन नहीं हो रहा था कि उसे तुरंत सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। कोच टोनी ने कहा, थोड़ा वार्म अप कर लो। उसकी चाल देखकर अभी भी लग रहा था कि वह घबराया हुआ है, जिससे कोच टोनी को थोड़ी चिंता हुई। कोच लूका ने कोच टोनी से कहा कि आज की ट्रेनिंग में जियान कुछ अलग लग रहा था, जैसे वह खुद को ज्यादा पुश कर रहा हो। शायद वह अब अपना हार्ट खोल रहा है। कोच टोनी ने कहा, अगर ऐसा है तो अच्छा है, लेकिन हद से ज्यादा मत करो। कोच लूका ने कहा, हाँ, मैं बस चुपचाप देखता रहूंगा। 3 साल पहले इस लड़के की प्रतिभा इतनी मशहूर थी कि ए रैंक क्लब्स उसे पाना चाहते थे। आखिरकार उसे जियोवेंटू ने ले लिया, लेकिन वहां स्थानीय माहौल में ढल न पाने के कारण उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। जैसे ही यह खबर आई, उन्होंने जियान से संपर्क किया, लेकिन हौसला बढ़ाने के लिए कही गई एक एक बात भी उस पर इतना बोझ बन जाती कि वह बुरी तरह स्ट्रेस में आ जाता। यहाँ तक कि वह मैचों में खेल भी नहीं पाता था। फिर भी कोच टोनी ने उसे अपने साथ रखा और तय किया कि बस तब तक देखेंगे जब तक वह खुद अपना दिल खोल न दे। भले ही वह 2 साल तक अटका रहा, लेकिन उसकी प्रतिभा पर कोच टोनी ने कभी शक नहीं किया। सॉकर जीनियस, जिसे अपने ही टैलेंट का अंदाजा नहीं है, अब उसकी बारी है दरवाजा खोलने की और दुनिया को अपना असली हुनर दिखाने की। मैच जारी है। दूसरा फॉरवर्ड पोजीशन पर खेल रहा खिलाड़ी आज काफी मुश्किल में है। उसका नाम जीनो है। जियान सोचता है, दूसरे फॉरवर्ड की जगह शायद मुझको उतारा जाएगा। कोच का मुझे अंदर भेजना शायद मेरे स्किल पर भरोसे के कारण नहीं, बल्कि इसीलिए है क्योंकि मैदान पर कोई खिलाड़ी थक गया है। मतलब जीनो, जो उसी पोजीशन पर खेलता है, आज मुश्किल में है। वो सोच रहा है कि कब उसे सब इन किया जाएगा। वार्म अप खत्म हो चुका है। उसने कोच टोनी की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने तुरंत नजर फेर ली। उसने सोचा, सब इन होना ही काफी है। समय पर ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि मैदान में जाकर क्या करेगा। अचानक उसे महसूस हुआ कि जैसे वो पहले से मैच की कुछ चालें देख पा रहा है। दबाव इतना ज्यादा है कि बिना गेंद के भी एक डिफेंडर जीनो पर चिपका रहता है और बॉल मिलते ही 2 खिलाड़ी उसे घेर लेते हैं।
इससे अटैकर बार बार बॉल खो रहे हैं और अकेले पड़ जा रहे हैं। उसने सोचा, जीनो का प्लेइंग स्टाइल भी मेरे जैसा है, अगर मैंने भी वैसा ही खेला तो वही हाल होगा। अभी उसे मैदान का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वो दूसरी टीम के डिफेंडर को साइड या बैक मिडफील्ड की तरफ खींच ले, तब उनके डिफेंस में पक्का क्रैक्स आ जाएंगे और टीम के लिए मौका बन जाएगा। लेकिन जीनो, जो उससे बेहतर प्लेयर है, भी स्ट्रगल कर रहा है। क्या मैं सच में इसे पुल ऑफ कर पाऊंगा? अचानक उसे बचपन की माँ की बातें याद आईं। गलती बर्दाश्त नहीं होगी, हर हाल में सफल होना है। उसे उल्टी करने जैसा महसूस होता है और वो सोचता है, ये ट्रेनिंग की बातें अभी क्यों याद आ रही हैं? कोच टोनी ने भी महसूस किया कि जियान अभी भी प्रेशर महसूस कर रहा है। अफवाह है कि ये प्रेशर उसकी माँ के कठोर स्वभाव से जुड़ा है। कोच ने तय किया कि वो जियान को बस भरोसा देंगे और मैदान में अपनी मर्जी से खेलने देंगे। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारा लक्ष्य जीनो को थोड़ा आराम देना है, तो इतना दबाव मत लो। मैदान में जो चाहो करो। जियान ने ठीक है कहा। अब उसे प्रेशर कुछ कम लग रहा था, लेकिन फिर भी उसे शक था कि शायद उसे सिर्फ टीम की एंड्योरेंस बैलेंस करने के लिए उतारा जा रहा है। फिर कोच टोनी ने संकेत देकर जीनो को बाहर बुलाया और जियान को अंदर भेज दिया। उसने सोचा, अगले हफ्ते जीवू भी यहाँ आने वाली है। ये तो मुख्य टीम का मैच है, उसे अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। अंडर 17 लीग मैच में अच्छा खेलना जरूरी है, वरना जीवू के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। मैच फिर शुरू हुआ। पास पर पास हो रहे हैं, लेकिन आदि का पास का कोई मौका नहीं। अगर ये हालात उसके आने के बाद भी रहे तो कुछ अच्छा नहीं होगा। उसने मैदान में एक योजना के साथ कदम रखा, लेकिन अब उसे लग रहा है कि ये जितना सोचा उतना आसान नहीं है। डिफेंडर हमेशा उसकी उम्मीद के मुताबिक खेलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। अचानक उसके विपक्षी ने कहा, सोचा था जीनो की जगह कोई जबरदस्त ध्रुव का पत्ता आएगा, लेकिन आया तो कोई बिना नंबर वाला बॉल बॉय लेवल का प्लेयर। जिया ने सोच लिया कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, शायद जीवू भी उसे बॉल बॉय कहे और पूछे, क्या यही वो सॉकर जीनियस है जिसके बारे में तुमने बताया था? उसने खुद को समझाया, कमजोर मत सोचो, ध्यान लगाओ और स्ट्रेटेजी लागू करो। फिर वो तेज दौड़ा। उसका डिफेंडर बोला, अटैक छोड़कर डिफेंस रीजन में जा रहे हो? कोच टोनी भी सोच में पड़ गए। ये फॉरवर्ड क्षेत्र छोड़कर मिडफील्ड में क्यों जा रहा है? शायद लड़का डिफेंस लाइन तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लगता है योजना सच में काम कर रही है। उसने चालाकी से एक डिफेंडर को अपनी ओर खींच लिया, जिससे डिफेंस लाइन में खाली जगह बन गई। अब किसी को उस जगह का फायदा उठाना था। उसके साथी खिलाड़ी ने वह जगह देखी और दूसरे साथी ने तुरंत मौका पकड़ते हुए दौड़ लगा दी। ये तो उम्मीद थी, क्योंकि मुख्य टीम से यही अपेक्षा रहती है। कोच टोनी, जो बाहर से सामान्य दिखने की कोशिश कर रहे थे, अंदर से बेहद प्रभावित थे। यह सब उस मूवमेंट के कारण हुआ जिससे विरोधी का रास्ता ब्लॉक हो गया और खाली जगह किसी और खिलाड़ी ने भर दी। अगर यह मूवमेंट की कड़ी ऐसे ही चलती रही तो जल्दी ही एक और मौका बनेगा और वह फिर से वार करने के लिए तैयार होगा। कोच के दिमाग में वह कहावत गूंज रही थी, जो धैर्य रखता है उसी को फल मिलता है। जियान ने ऐसा प्ले दिखाया जैसे वो पूरे मैदान को भांप सकता हो। उन्हें यकीन हो गया कि इस लड़के में वाकई टैलेंट है, लेकिन कौन मानता कि जो खिलाड़ी पिछले 2 साल से उधर का उधर ही है, वह ऐसा खेल सकता है। मैदान में फिर से जान आ गई थी और जियान इसका केंद्र था। गेम के फ्लो को पढ़ना, सही मूवमेंट चुनना और जीत के लिए खेल को समझना, ये उसकी खासियतें हैं। जियान ने सोचा कि वो अभी पास दे सकता है, लेकिन यह फिर से वार करने का सुनहरा मौका है। जियान अब सॉकर इंटेलिजेंस के एक नए स्तर पर पहुंच चुका है। कोच टोनी ने सोचा, अगर जियान का टैलेंट जाग गया तो यह सिर्फ फ्लोरेंटिना का भविष्य नहीं, बल्कि वर्ल्ड कप जीतने का सपना भी हो सकता है। इस बीच साउथ कोरिया के एयरपोर्ट पर जीवू इटली जाने वाली है। वह पहले से ही जियान को खेलते देखने के लिए उत्साहित है। अगली सुबह उसने जियान को जगाने की कोशिश की और कहा, यह सोने का समय नहीं, हमें अपनी डेट प्लान करनी है। वह चौंक कर उठ गया। सुबह हो चुकी थी। उसे हंसी आई कि सपनों में भी जीवू उसे परेशान करने पहुंच जाती है। फिर से अभ्यास का दिन था। उसने अपने पापा से कहा कि वह निकल रहा है। अभ्यास के बाद वह थककर चूर हो गया। उसे लगा कि मुख्य टीम के साथ खेलना वाकई अलग स्तर का होता है, लेकिन किसी तरह वह एक असिस्ट देने में सफल रहा। अब वह थोड़ा सकारात्मक सोचने लगा कि शायद इस हफ्ते के खेल में शुरुआती लाइनअप में जगह मिल सकती है, लेकिन उसे यकीन नहीं था। अगली सुबह ट्रेनिंग ग्राउंड पर वह लौट आया। अब उसे लगने लगा था कि शुरुआती टीम में शामिल होने में वह नाकाम रहा है। उसे तो यह भी नहीं पता था कि वह रोस्टर में आएगा भी या नहीं। अचानक घबराहट छा गई। सिर्फ अभ्यास मैच में खेलने के आधार पर रोस्टर में जगह की उम्मीद करना लालच था। अब भी जीवू के आने से पहले एक और रोस्टर घोषणा बाकी थी। उसने सोचा, अगर मेहनत की तो अगली हफ्ते का मैच पक्का मिलेगा।
हफ्ता गुजरता गया और शुरुआती खिलाड़ियों के नाम घोषित होने लगे। पहला जीनो, दूसरा आंद्रिया और तीसरा जियान। लेकिन ये तो सिर्फ उसकी कल्पना थी। कोच लुका मानते थे कि वह बॉल को फाइनल थर्ड तक ले जाने और फिनिश करने में जीनो और आंद्रिया के बराबर है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार रोस्टर से बाहर रखना उसके लिए एक अनोखा फायदा हो सकता है, जिससे कोच टोनी भी सहमत थे। अभी जरूरत थी कि जियान का आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ाया जाए, बिना दबाव डाले। कोच टोनी ने सोचा, ये तो जैसे किसी जंगली बिल्ली को दोस्त बनाने जैसा है। दोनों कोच इस तुलना पर हंस दिए, लेकिन टोनी को लगा कि ये बिल्कुल सटीक है। उनकी सही भविष्यवाणी से वह थोड़ा मुस्कुराए, जो उनके चेहरे पर अटपटा लग रहा था। प्रशिक्षण के बाद कोच ने सभी को बुलाया। जियान के घुटने अब भी कांप रहे थे। वह बेहद घबराया हुआ था। यह खेल से पहले का आखिरी अभ्यास था, लेकिन रोस्टर की घोषणा अभी भी नहीं हुई थी। जीवो कल आ रही थी। कोच टोनी ने कहा कि उन्होंने अच्छा काम किया है और वीकेंड के खेल की लिस्ट पर्सनली बताई जाएगी। जियान को यह सुनकर बेचैनी हुई। उसने पूरी मेहनत कर ली थी। अब फैसला कोच के हाथ में था। वह तेजी से घर लौटा। लगभग रोने को था। अब वह बस यही उम्मीद कर रहा था कि कोच उसे चुन ले। आखिरकार शुक्रवार आ गया। उसका फोन बजा। उसने देखा तो जीवू के ढेरों मैसेज आए थे। वह पहुंच चुकी थी और टैक्सी में थी। उसने कहा कि 1 घंटे में मिलेंगे। जियान अब भी उलझन में था कि क्या करे। वह तुरंत अपने कमरे में भागा, लेकिन उसकी अलमारी में सिर्फ स्पोर्ट्सवेयर ही थे। वह अफसोस कर रहा था कि काश पहले ही कुछ कपड़े ले लेता। उसने सोचा कि शायद ठीक है अगर वह बस एक जर्सी पहन ले, क्योंकि यह कोई डेट तो है नहीं, तो फिर स्पोर्ट्सवेयर पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह तो बस अपने बचपन के दोस्त के साथ खाना खाना है, पुराने दिनों जैसा एक कैजुअल मिलना। उसने फिर अपने पापा से कहा कि वह एक लड़की से मिलने जा रहा है। पापा ने जैसे ही उसे दरवाजे से निकलते देखा, उसके कपड़ों पर नजर डाली और तुरंत रोक दिया। अच्छा हुआ कि पापा थे, वरना वह ऐसे ही चला जाता। अब पापा ने उसे अच्छे से तैयार कर दिया। पापा ने कहा, अच्छा करना, पर उसने जवाब दिया कि पापा जो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। उसे अब भी समझ नहीं आया कि अच्छा करना का मतलब पापा ने क्या निकाला। उसने परफ्यूम भी लगा दिया, बिल्कुल ओवर द टॉप। वह जीवू का इंतजार करने लगा। उसने सोचा कि शायद वह बहुत जल्दी आ गया है, अभी थोड़ा समय बाकी है। उसने सोचा कि शायद जीवू अब भी पहले जैसी टॉमबॉय दिखती होगी। तभी किसी ने उसका नाम पुकारा। ये एक लड़की थी जिसने देर से आने के लिए माफी मांगी और कहा, तुम्हारी नूना आ गई है। वह सफेद स्कर्ट पहने जीवू को देखकर दंग रह गया। जीवू ने मजाक में कहा, यह कैसी ग्रीटिंग है? क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? उसने हल्के से उसके कंधे पर थपकी दी और पूछा, किधर देख रहे हो? जियान को उसके हाथों से क्रीम की खुशबू आ रही थी। जीवू ने कहा, सुधर जाओ। उसने पूछा, ये ड्रेसअप क्यों? जीवू ने भी पूछा, अच्छी लग रही हूं। जियान ने कहा कि उसने कभी उसे स्कर्ट में नहीं देखा। जीवू ने कहा कि अब वह अब्रॉड है तो थोड़ा तैयार होना बनता है। अचानक जीवू ने उसका चेहरा पकड़ लिया और पूछा, क्या अब तुम अपनी नूना को औरत की तरह देखने लगे हो? उसका चेहरा लाल हो गया। उसने तुरंत सिर हिला दिया ताकि वह छोड़ दे। दोनों खाने के लिए निकल पड़े, लेकिन वह लगातार उसकी आंखों से बच रहा था। जीवू को छेड़ते और हंसते देख उसने सोचा, यह वही जीवू है जिसे मैं जानता हूं। उसने खुद से पूछा, क्या जीवू हमेशा से इतनी सुंदर थी? रेस्टोरेंट पहुंचकर वेटर ने खाना परोसा। जीवू इटालियन खाना देखकर हैरान रह गई। उसने जियान की तारीफ की कि वह अब सच में बड़ा हो गया है, इतना सारा ऑर्डर अपने आप कर लिया जैसे कोई एडल्ट। उसने कहा, फालतू बातें बंद करो और खाना खाओ। जीवू को इटालियन खाना बहुत पसंद आया। वह बस खुश था कि वह फिर से उससे मिला, लेकिन जाहिर नहीं कर रहा था। वह भी इंतजार कर रहा था कि रोस्टर अनाउंसमेंट कब आएगा। वह इतना नर्वस था कि जैसे मर ही जाएगा। अचानक जीवू ने पूछा, इस मैच में कितने गोल करने वाले हो? उसने कहा, 3 साल बाद मिल रहे हो तो कम से कम 1 गोल का वादा करो। उसने मजाक में कहा कि वह तो सॉकर जीनियस है, लेकिन जीवू को उसकी असली स्थिति का पता नहीं था। जीवू ने कहा कि उसने टीवी पर देखा है कि खिलाड़ी गोल करने के बाद सेलिब्रेट करते हैं, और पूछा कि क्या वह भी अब ऐसा करता है। अब वह और ज्यादा घबरा गया, क्योंकि उसे पता भी नहीं कि वह खेलेगा या नहीं। जीवू ने फिर पूछा, वादा कर सकते हो? वह सीधा जवाब नहीं दे पाया। जीवू ने कहा, तो नहीं, और सोचा कि शायद गोल करना इतनी आसान बात नहीं। उसे लगा कि माहौल अजीब हो रहा है तो तुरंत कोई बहाना बनाना पड़ेगा। तभी उसके फोन में कोच टोनी का मैसेज आया, वही जिसकी उसे सबसे ज्यादा प्रतीक्षा थी। खाने के बाद दोनों ने सिटी ऑफ इटली में घूमना शुरू किया। जीवू ने पूछा कि क्या वह घर खुद जा सकता है, जिस पर वह चौंक गया क्योंकि वही यहां रह रहा है। उसने ऑफर दिया कि वह उसे घर छोड़ देगी, लेकिन जियान ने कहा, तुम फिर मजाक कर रही हो। जीवू ने कहा, तुम अब बड़े हो गए हो, खुद घर जा सकते हो। उसने कहा, बस अब और मत बोलो। जीवू ने हाथ हिलाकर कहा,
ध्यान रखना और संडे को मैच में मिलेंगे। उसने महसूस किया कि इन दिनों वह अजीब बर्ताव कर रहा है, जैसे उसे ठंडा रिस्पॉन्स दे रहा हो। घर जाते हुए वह इंतजार नहीं कर पा रहा था कि देखे क्या वह रोस्टर में है। उसने फोन निकाला, मैसेज था कि रविवार 12 बजे ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचो। उसे राहत मिली कि कम से कम वह रोस्टर में है, चाहे खेले या न खेले वह कोई बहाना बना सकता है। लेकिन फिर याद आया कि उसने जीवू से गोल के बारे में डींग मारी थी और वह तो चाहती है कि वह वादा पूरा करे। अब वह सच में फंस गया था। उसे अब तक ये भी नहीं पता कि वह प्ले करेगा या नहीं। उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं था और अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। फिर उसने सोचा कि शायद अगर वह प्ले ही न करे तो अच्छा रहेगा। शायद बेंच पर बैठे रहना फील्ड में जाकर गलती करने से कम शर्मनाक होगा। लेकिन उसके झूठ अब बस बढ़ते ही जा रहे हैं। फिर भी अगर वह गोल न भी कर पाए तो उसे पता है कि जीवू वहां उसे चीयर करने जरूर आएगी। अचानक उसका जोश बढ़ गया और उसने कहा कि वह सच में प्ले करना चाहता है। मैच डे की सुबह आ गई। वह अलार्म बजने से पहले ही उठ गया। सोचने लगा कि शायद उसका शरीर खुद ब खुद रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि बहुत समय बाद मैच का दिन आया है। मौसम और जगह तो बाकी दिनों जैसी ही है, लेकिन उसे सच में लगता है कि आज का दिन अलग है। पक्का नहीं कि उसे प्ले करने का मौका मिलेगा या नहीं, और अगर मिला भी तो शायद आज उसके झूठ पकड़े जाएं। फिर भी साफ है कि आज का दिन आम दिनों जैसा नहीं है और यह एहसास बुरा भी नहीं लग रहा। वह चाहता था कि दिन जल्दी शुरू हो जाए। उसे जीवू का सपना आया जिसमें वह हाथ हिला रही थी और मुस्कुरा रही थी। वह उठकर सोचने लगा कि यह उसके दिमाग में अभी क्यों आ रही है। उसे ओवरथिंकिंग छोड़कर आज के लिए तैयारी करनी चाहिए। उसके डैड यह देखकर थोड़ा हैरान हुए कि वह जल्दी उठ गया है। उन्होंने जियान से कहा कि उनने उसके लिए एक सैंडविच बनाया है जो वह रास्ते में खा ले। ये सुनकर वह भी हैरान हुआ कि पापा ने खाना बनाया है, लेकिन जब उसने देखा तो भले वह एक सैंडविच ही था, पर उसने सोचा कि शायद बुरा ना हो। जब उसने चखा तो पता चला कि उसमें मिंट चॉकलेट जैम और मैकेरल था। यह शायद अब तक का सबसे अजीब कॉम्बो था। पापा ने पूछा कि अच्छा नहीं है। उसने कहा स्वादिष्ट है और कहा कि वह इसे रास्ते में खा लेगा। फिर वह जल्दी निकल पड़ा और रास्ते में एक केला खा लिया। पापा ने जाते हुए कहा कि सुरक्षित लौटना। असल में पापा ने देखा कि जियान वह सैंडविच घर पर ही छोड़ गया था, और सही भी किया, क्योंकि वह बहुत बुरा था और पापा को कभी खाना नहीं बनाना चाहिए। अब वह लॉकर रूम में था और अचानक ऐसा लगने लगा कि उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई है। तभी उसके एक साथी ने उसे पुकारा और पूछा कि सब ठीक है। जियान को देखकर लगा कि शायद उसे पैनिक अटैक हो रहा है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि घर से निकलते समय जो आत्मविश्वास था वह अब गायब है और अब वह बहुत नर्वस है। उसने सोचा कि यह शायद नॉर्मल है, क्योंकि पिछली बार उसने मैच पिछले साल खेला था। ऊपर से फ्लोरेंटिना आने के बाद उसने एक भी मैच नहीं खेला था, तो नर्वस होना स्वाभाविक है। उसने हंसकर टालने की कोशिश की, क्योंकि मैच से पहले नर्वस होना कोई नई बात नहीं है। फिर उसने अपना फोन देखा। उसे याद आया कि जब से लोग उसे टैलेंटेड कहने लगे, तब से पुरानी उम्मीदें उसका पीछा करती रही हैं। सबकी उम्मीदें हमेशा ऊंची रहती और उसे हर बार डिलीवर करना पड़ता, जिससे हर मैच एक बोझ लगता। उसने वह फोटो देखी जो पापा ने 1 साल पहले ली थी। अब भी वैसा ही महसूस हो रहा था। दिल की धड़कन तेज, शायद इसलिए कि बहुत समय बाद मैच है, लेकिन ज्यादा इसलिए कि उसे सफल होना ही होगा। फिर भी उसे लगा कि आज कुछ अलग है। पहले यह बोझ दम घोंट देता था, लेकिन आज उतना भारी नहीं लग रहा। फिर उसने जीवू का मैसेज देखा। वह पहले से वहां थी और उसने उसे गोल करने के वादे की याद दिलाई। लिखा कि अगर गोल करे तो उसे ढूंढ ले। यह पढ़कर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आज सच में थोड़ा अलग महसूस हो रहा था, जैसे एक रिडेम्पशन का मौका हो। कोच लुका ने आखिर कहा, चलो अब निकलने का समय है। उसके साथी भी जोश में थे और जीतने को तैयार। वह जानता था कि आज भी उसे कोई ना कोई बोझ लेकर खेलना होगा। फोन लॉक करने के बाद उसने आंखें बंद की, ध्यान लगाया और सोचा उसे आज अच्छा करना है। सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी। स्टेडियम में दर्शक पहले से ही चीयर कर रहे थे, जबकि मैच शुरू भी नहीं हुआ था। वो लगभग भूल ही गया था कि असली मैच में दर्शकों के सामने खेलना कैसा लगता है, लेकिन उसे अब तक पता नहीं था कि वह खेलेगा या नहीं। इसी बीच जीवू भी वहां थी, पूरे जोश से जियान को चीयर कर रही थी, ताकि उसे पता चले कि उसकी नूरा वहां है और उसे पूरा सपोर्ट कर रही है। मैच शुरू हुआ। 15 मिनट ही हुए थे कि अचानक कुछ हुआ। जीनो ने लगभग टीम के लिए पहला गोल कर ही दिया